नमस्ते नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। ज़िंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, ज़िंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, पर जो न झुके उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कल के भाग में हम पढ़ाए थे आप लोगों को लैमार्कवाद के बारे में, लेकिन कुछ उसका पार्ट रह गया था कि लैमार्कवाद की आलोचना कैसे हुई। देखिए, आलोचना कैसे होगी कि 1809 की बात है कि लैमार्कवाद के प्रकाशन के बाद लैमार्कवाद ने अपनी सब पुष्टि कर दी थी। कल इसको बता दिए थे कि क्या क्या लैमार्कवाद ने किया था, ठीक है। तो इसका ये लोग आलोचना किए, डार्विनवाद के लोग और बाकी लोग मिल के आलोचना किए कि देखिए, निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं। जैसे पहलवान खूब पहलवानी किया, बात समझ रहे हैं आप लोग। कभी आप लोगों के पिताजी दादाजी आप लोगों के खूब पहलवान रहे होंगे, अच्छे पहलवान रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ कि पहलवान का जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुआ तो उस बच्चे की पेशियां मजबूत नहीं होंगी। कई 100 साल तक ट्राई हुआ ये, लेकिन पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है। ये यहाँ क्या हो गए, लैमार्कवाद गलत साबित हो गए। कि लैमार्कवाद कहे थे ना कि 100-200 साल एक ही काम करेंगे तो आपका जो अगली पीढ़ी का परिवर्तन होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन पहलवान तो खूब पहलवानी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं उनकी मसल्स क्या होती हैं, कमज़ोर ही रह जाती हैं, उनके जैसी मसल्स नहीं होती हैं। आगे देखिए, अंधे माता पिता की संतान, अंधे माता पिता की संतान अंधी होती है। इधर देखिए बेटा, ध्यान से समझिए। देखिए, अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर माता पिता यहाँ पर आए अंधे हैं, बचपन से ही अंधे हैं, लेकिन उनकी जो संतानें होंगी वो क्या होंगी, अंधी नहीं होंगी, ठीक है। अगर ऐसा होता तो दुनिया लगभग समाप्त हो जाती ना जी। हाँ, कोई व्यक्ति माता पिता आप नफरत करें, उसको अंधा कर दें, अब उसकी जो आने वाली पुष्ट है वो तो अंधा होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो लैमार्कवाद यहाँ भी गलत साबित हो गए। तीसरा जो मैटर था लैमार्कवाद का, यदि युद्ध में किसी सैनिक का कोई अंग नष्ट हो जाता तो वह संतान में अपने पूर्ण रूप से क्यों बन जाते हैं। देखिए, क्या होगा कि अगर किसी सैनिक का युद्ध लड़ते समय कोई अंग नष्ट हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली पुष्ट उसकी आएगी या अगली पीढ़ी के लोग भी क्या होंगे, किसी का हाथ नहीं रहेगा, किसी का पैर नहीं रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ भी लैमार्कवाद क्या हो गए, गलत साबित हो गए। चौथी बात थी कि देखिए, चीन में बालिकाओं को बचपन से ही लोहे के जूते पहनाए जाते थे। क्यों पहनाए जाते थे? क्योंकि इनके पैर छोटे हो जाएंगे, लेकिन जो उन बच्चों से प्राप्त संतानें हैं, अब बच्चा का मतलब वयस्क हो जाएगा, उसके बाद उसके पास संतान होंगी, तो क्या होगा, किंतु सदियों बाद भी चीनी बालिकाओं के पैर जन्म के समय सामान्य बच्चों की अपेक्षा ही रहती हैं, सामान्य बच्चों के लेवल में ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा पैर आगे वाली पीढ़ी में मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा लैमार्कवाद की आलोचना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, SWC के प्लेटफॉर्म पे टीचर्स लोगों के लिए क्या आई है, एक नई टी शर्ट आई है जिसका लेबल क्या है, तिरंगा झंडा। क्या है? तिरंगा झंडा, ठीक है। ब्लैक टी शर्ट है और लगभग कोशिश किया जाएगा कि इसी टी शर्ट को पहन के आगे की कक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में? डार्विनवाद के बारे में। आइए देखिए, डार्विनवाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डार्विनिज्म, ठीक है। अब देखिए, इसमें है क्या कि डार्विनवाद कब से कब चला था, तो इसका जो पुष्टि हम लोग करेंगे, डार्विनवाद 1809 से 1882 तक। बात समझ रहे हैं? इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1809 में, और मृत्यु कब हो गई थी? 1882 में। किसकी?
डार्विनवाद के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहने वाले कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के रहने वाले थे बेटा? ब्रिटेन को किस नाम से जाना जाता है? लंदन, या कह सकते हैं इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। इंग्लैंड, जो कि हम लोग गुलाम थे इसके। आज इसको हीरा हम लोगों का है इनके पास इंग्लैंड में, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा जो है हम ही लोगों का, भारतवासियों का, ये सब लूट कर ले गए थे उसमें। आगे देखिए इनका पूरा नाम क्या है डार्विन का? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनका पूरा क्या नाम है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। देखिए लैमार्क के बाद, लैमार्क के बाद विकास के संबंध में, विकास के संबंध में प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। देखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया क्या कि लैमार्क को जब लोग क्या कर दिए, गलत ठहरा दिए, तो इन्होंने क्या किया, लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का क्या दिए? सिद्धांत दिए, जो कि उनसे अलग सिद्धांत था। आगे आते हैं हम लोग। देखिए 1831 में डार्विन ने, 1831 में डार्विन ने, सोचो कि इंग्लैंड का उस समय सबसे अच्छा जहाज था बीगल। क्या नाम था? बीगल। और ये बीगल से क्या किए कि 1831 में डार्विन ने बीगल जहाज से 5 वर्षों तक बीगल जहाज से 5 वर्ष तक संसार की यात्रा के दौरान, संसार की यात्रा के दौरान इन्होंने विभिन्न देशों एवं द्वीपों जीव जंतुओं का अध्ययन किया। इसको समझते हैं कि देखिए 1831 में डार्विन ने, जो कि इंग्लैंड का सबसे महंगा जहाज था, उसका नाम क्या था? बीगल जहाज। क्या नाम था? बीगल जहाज। बीगल जहाज से ये क्या किए कि 5 वर्षों तक संसार की यात्रा किए। अब 5 वर्षों तक जब घूमे, कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं इंग्लैंड घूमने, दुबई घूमने, तो ये भी क्या किए कि पूरे देशों का दौरा करने लगे और इन्होंने विभिन्न देश द्वीप घूमे और जीव जंतुओं पर क्या किए? अध्ययन किए। आगे देखिए क्या होता है कि 20 वर्षों के अध्ययन के बाद, अब ये 20 वर्ष बाद आते हैं और अध्ययन के बाद 20 वर्षों के अध्ययन के बाद 1859 ईस्वी में, 31 में गए थे ना, तो 20 वर्ष 1859 ईस्वी में विकास के संबंध में, अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा, प्राकृतिक
अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। इस सिद्धांत को डार्विन वाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको समझिए। देखिए क्या हुआ कि 1831 में गए, पूरे संसार को घूमे, द्वीप घूमे, महाद्वीप घूमे और अध्ययन किए जीव और जंतुओं पे। ठीक है, उसके बाद 20 वर्ष बाद ये लौटते हैं तो 1859 ईस्वी में क्या करते हैं, विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों का प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में, इनका देखिए पुस्तक का नाम पूछता है, तो पुस्तक का नाम क्या है, जातियों की उत्पत्ति। देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। और इस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत माना गया, डार्विनवाद का सिद्धांत कहा गया। नोट कीजिए। देखिए डार्विनवाद ने तथ्य कौन कौन से दिए, इनका तथ्य एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। देखिए पहले सिद्धांत क्या दिए इन्होंने, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। देखिए इसका तात्पर्य यह है कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता का मतलब है कि देखिए हर जीव जंतु, जितने भी भौगोलिक जीव जंतु हैं, सब में क्या होती है कि प्रचुर मात्रा में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ओनली गर्ल्स, बॉयज नहीं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के मेल से ही होगा तो सब में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इनका डार्विन ने कहा था कि सभी जीव जंतु क्या करेंगे, संतान की उत्पत्ति करेंगे, तो संतानें क्या हो जाएंगी, बहुत प्रचुर मात्रा में हो जाएंगी। तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए। प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की अपार प्रचुर मात्रा या क्षमता होती है। एक समुद्री सीप प्रतिवर्ष इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 6 करोड़ अंडे देती है। अंडे देती है
अपने जीवन काल में एक मादा एस्केरिस होती है, मादा एस्केरिस। मादा एस्केरिस क्या करती है कि अपने जीवन काल में 27 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 27 करोड़ अंडे देती है। देखिए बेटा, इस तरह के अगर संतान उत्पत्ति होगी तो पृथ्वी कुछ दिन में क्या होगी, उथल पुथल आ जाएगा, समाप्त हो जाएगी। अब कहोगे कि सर जी 6000 समुद्री सीप देती है, 6 करोड़ तो यह दे दी एक ठो, अब 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। ये मादा एस्केरिस से बेचारी 27 करोड़ अंडे दे रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये अंडे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, बहुत कम जीवित रह पाते हैं। बात समझ रहे हैं प्राणी? और मनुष्य का हाल देख ही रहे हो, एक लोग 2 लोग मिल के क्या कर रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 तक बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इस पर भी क्या कर रहे हैं कि मात्रा तो आप में प्रचुर मात्रा है, लेकिन आपको पृथ्वी को भी बचाना है, इसलिए क्या करना है, क्षमताएं कम करनी पड़ेगी। आगे आते हैं हम लोग, जीवन संघर्ष क्या चलता है। जब इतने बच्चे होंगे तो जीवन संघर्ष भी होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा क्या दिए तथ्य रखे जीवन संघर्ष के बारे में। जीवन संघर्ष देखिए क्या है, जंतुओं में पैदा होते ही जीव जंतुओं को पैदा होते ही जल प्रकाश भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है, एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, है। पहला क्या है, पहला संघर्ष कौन सा, सजाति संघर्ष। पहला कौन से संघर्ष हैं, देखिए सजाति संघर्ष। दूसरा अंतर जाति संघर्ष। तीसरा वातावरणीय संघर्ष। देखिए बात को समझते हैं, थोड़ी देर पेन काबू में कीजिए अपने। देखिए समझ लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ देखिए जब जीवन संघर्ष होता है, कौन सा संघर्ष बेटा, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष क्या है कि देखिए जंतुओं को पैदा होते ही अब देखिए खूब प्रचुर मात्रा में संतान लोग उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन पैदा होते ही इनको जीवन जीने के लिए भी तो चाहिए, जल चाहिए, आवश्यक मात्रा में क्या चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, इनको भोजन चाहिए खाने के लिए, एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। सुरक्षित स्थान की इसलिए आवश्यकता होती है कि अगर सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा तो कोई जानवर किसी अन्य प्राणियों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आदमी है, आप अपने बच्चे हो गए, डेवलपमेंट मनुष्य कर दिया, अब ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, जंगल में क्या जीवित रहेगा वो, स्वाभाविक है कि मारा जाएगा।
देखिए अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अब जब संख्या में अधिक हो जाएंगे, जैसे एक एक लोग क्या करते हैं कि 4-5 बच्चे उनके हो जाते हैं, न उनका फीस समय से चुकता कर पाते हैं, न उनको खाना सही से खिलाते हैं, न उनको रहने का स्थान सही मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सजातीय संघर्ष होता है। अब उनमें ही क्या करेगा, हर चीज़ बटेगा तो संघर्ष होगा ही। दूसरा चीज़ क्या होता है, अंतर जाति संघर्ष होता है। अंतर जो जाति के बाहर जो लोग हैं वो तो संघर्ष, जाति के बाहर का मतलब एक मान लो मेढक है तो सांप है, तो अलग अलग संघर्ष हुआ कि नहीं। अंतर जाति का संघर्ष, इनमें भी जातियों में ज़्यादा संख्या में रहेंगे, मेढक बहुत ज़्यादा संख्या में रहेगा, तब भी इनको जो खाने वाला पदार्थ रहेगा टाइम से नहीं उपलब्ध हो पाएगा, या जल प्रकाश की आवश्यकता क्या होगी, ज़्यादा होगी तो मिल नहीं पाएगी। वातावरणीय संघर्ष भी होगा, वातावरण के अनुकूल, जैसे मान लीजिए कि धूप है यहाँ पे और सभी लोग ठंडी के दिन में क्या चाहते हैं कि धूप मिले। अब ज़्यादा संख्या रहेगी तो सबको धूप मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। तो ये रहा वातावरणीय संघर्ष, नोट कीजिए। देखिए तीसरा है योग्यतम, लिखिए योग्यतम की उत्तरजीविका, की उत्तरजीविका। देखिए ये होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। जीवन संघर्ष में वे ही जीव, जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं, सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में, जो अपने आप को वातावरण में, जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले, निरंतर होते रहने वाले परिवर्तन, निरंतर होते वाले परिवर्तनों के अनुसार, परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते, जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वे जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए योग्यतम की उत्तरजीविका का तात्पर्य क्या होता है, समझ लीजिए इसको। देखिए जीवन संघर्ष में, जीवन संघर्ष है, यहाँ पे जल, प्रकाश, भोजन सबकी आवश्यकता है। और मौसम क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तित का मतलब जैसे ठंडी आया, फिर गर्मी आया, फिर बरसात हो गया। कभी कभी देखते हो हार्ड गर्मी, हार्ड ठंडी और हार्ड बरसात, बहुत ज़्यादा बरसात होती है। अगर जीव क्या करेंगे, वातावरण अगर परिवर्तित हो रहा है, उनके अनुसार अगर अपने शरीर को, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, वे जल्दी टपक जाएंगे, बेचारे समाप्त हो जाएंगे। और वही जीव बचेंगे जो अपने आप को हर मौसम में ढाल लेते हैं। जैसे कुछ मनुष्य भी होते हैं कि शहर में चले जाते हैं, लगते हैं एसी में रहने बेचारे, और जब एसी नहीं मिलती है, गांव में आते हैं या कभी धूप में चले गए तो एकाएक क्या होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, टपक जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हर जीव जंतु को मौसम परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए, संयोजे रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं, समझ में आया? अब अगला हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं,
मैं कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं जीव विज्ञान भी पढ़ाऊँगा। मैं अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि जीव विज्ञान भी हमको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए विभिन्नताएं क्या होती हैं कि सभी जीवों में सभी जीवों में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही माता पिता की संतानों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे बात समझिए, पेन को थोड़ा सा विराम दीजिए, बात को समझिए। देखिए होता क्या, विभिन्नताएं क्या होती हैं। डार्विन महोदय ने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप शेर का जो काम है मनुष्य नहीं कर सकता, बकरी का जो काम है सुअर तो कर नहीं सकती, गाय का जो काम है भैंस तो कर नहीं सकती, ठीक है, गधा का जो काम है गधई कर नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ही माता पिता के संतान होंगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अमित और तन्नू, ठीक है, अमित दुष्ट है कि नहीं है, थोड़ा चंचल है। तो इसी तरह क्या होते हैं कि कुछ न कुछ गुण भिन्न होगा। जैसे कोई काला हो गया एक बेटा, दूसरा बेटा गोरा हो गया, कोई किसी की हाइट ज़्यादा हो गई, किसी की हाइट कम हो गई, कोई ज़्यादा मोटा हो गया, कोई कम मोटा हो गया। बात समझ रहे हैं। और कोई बुद्धि में तेज है, बुद्धि विवेक में, कोई बुद्धि में हल्का है। तो ये सब एक ही माता पिता के भी एक ही संतान जो 2 होती हैं या 3 होती हैं, लेकिन सब भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। डार्विन कह रहे हैं। कौन कह रहा है? डार्विन। अब अगले नंबर पे हम लोग चलते हैं। अगला नंबर है वातावरण से अनुकूलन। 5वां वातावरण से, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, खैर गर्मी के लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए वातावरण से अनुकूलन, अब इसमें लिखवाएंगे नहीं, हम इसको समझा दे रहे हैं। देखिए वातावरण से अनुकूलन का तात्पर्य क्या होता है, अभी ऊपर भी बताए थे कि जब भी वातावरण आपका चेंज होगा उसमें अनुकूल क्या करेंगे आप, उस परिस्थिति के अनुकूल बनाएंगे, अपने आप को रखेंगे। बात समझ रहे हैं। अगला दोस्त बीड़ी पीना शुरू कर दिया तो आप भी देखकर क्या किए, बीड़ी पीना शुरू कर दिए। तो ये अनुकूलन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं करना है। अनुकूलन का मतलब होता है कि आपके परिस्थिति के, आपको नुकसान, जो परिस्थिति विपरीत चल रही है उसको सामंजस्य आप अगर बैठा लेते हैं, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुकूलन। ठीक है। अगर आप उस परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, आप भी गलत रास्ते पे चले गए, तो वो तो बेचारा मरेगा जल्दी, आप भी क्या करेंगे? मरेंगे। आप भी क्या करेंगे? मरेंगे। अब चले गए दोस्त के साथ, कहाँ? गंगा जी में। कहाँ गए? स्विमिंग करने। और जब स्विमिंग करने गए तो आपको स्विमिंग करना नहीं आता है, अगले दोस्त को क्या आता है? स्विमिंग करने आता है। तो आपको पानी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर स्विमिंग में आता है, अनुकूलन आता है आपको पानी के साथ तैरना, तो आप जा सकते थे, खूब तैरते। और नहीं जब आया तो आप गए उसमें, तो गए तो टपकेंगे, जल्दी मरेंगे। बात समझ रहे हैं? डूब कर मरेंगे, तुरंत मरेंगे। ठीक है। किनारे पर भी मर सकते हैं जिसको नहीं तैरने आता है, अनुकूलन करने नहीं आता। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की देखिए, बात को समझ लीजिए, इसको भी नहीं लिखवाएंगे, बस समझा कर छोड़ दे रहे हैं। लिखना आप लोगों का काम है, टीचर का काम लिखवाना नहीं होता है, टीचर का काम होता है समझाना होता है। ठीक है। देखिए
नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है कि कई पीढ़ी जब माता पिता अपनी संतान को विकसित करते हैं या पैदा करते हैं तो उसमें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अलग उनका बेटा अलग संतान जब पैदा करता है तो उनमें कुछ अलग प्रकार की जाति होती है, ठीक है, कुछ गुण मिलते हैं। तो सब मिलते मिलते जब जाएंगे तो होता क्या है कि एक बार नई जाति उत्पन्न होगी, उनसे भिन्न जाति। बात समझ रहे हैं? उन माता पिता से भिन्न स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, किसका? नई पीढ़ी का। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आलोचना इनकी भी करेंगे, किसकी? डार्विन महोदय की। आप सब सही ये चीज़ थोड़ी बता रहे हैं, आप भी कुछ न कुछ लैमार्क ने गलत किया था, उसको साबित किया गया कि गलत थे। इनको भी क्या किया जाएगा? डार्विनवाद की अब नए वैज्ञानिक आएंगे, ठीक है, डार्विनवाद की आलोचना करेंगे। डार्विनवाद की आलोचना, नए वैज्ञानिक क्या आलोचना करते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए आलोचना क्या करते हैं। डार्विन ने दैहिक और जनन कोशिकाओं जनन कोशिकाओं की विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया। दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। देखिए अगला वैज्ञानिक क्या कर रहा है कि इनकी आलोचना कैसे कर रहा है कि देखा डार्विन, ठीक है, क्या कर रहा है कि डार्विन ने दैहिक और जनन कोशिकाओं की विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया, जबकि ये कोशिकाओं में विभिन्न क्या होते हैं, अंतर पाए जाते हैं। दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। एक ये भी क्या होती हैं, आनुवंशिकी होती हैं। ये रहा इनकी आलोचना, और ये डार्विनवाद क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप लोगों की क्लास की ज़रूरत के हिसाब से डार्विनवाद समाप्त हुआ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियो। अगर अच्छी लगे तो इसको क्या करना है कि लाइक का बटन दबाना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है, और बगल में ऊपर एक घंटी जिसको बोलते हैं बेल आइकन, उसको भी प्रेसित कर देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियो। धन्यवाद।